119 पाठ्यक्रम के शुल्क। अगर कोई व्यक्ति सरकारी अनुमति से क्या है, सरकारी अनुमति से पाठ्यक्रम कर रहा है, अध्ययन अवकाश पे जा रहा है, ऐसी स्थिति में उसके जो पाठ्यक्रम का जो शुल्क लगेगा वह कौन वहन करेगा, तो उसको सरकार वहन करेगी। साथ में उसको अध्ययन के समय वेतन नहीं मिलता है, अर्ध वेतन मिलता है, ठीक है। अध्ययन के समय छात्रवृत्ति स्टाइपेंड मिलता है सरकार के आदेशानुसार, तो उसका अध्ययन आगे करते हैं, ठीक है। तो उस कर्मचारी, आप सीधा प्रश्न पूछे सामान्यतः, देखो हर कंडीशन अलग होती है। सामान्यतः तो ये स्थिति है, अपवाद स्वरूप में सरकार भी उठा लेगी पैसा, ठीक है। तो सामान्यतः शुल्क का वहन कौन करेगा, व्यक्ति खुद देगा, जो कोर्स करने जा रहा है वही शुल्क का वहन करेगा। अपवाद स्वरूप प्रकरणों में सरकार शुल्क का वहन करने का स्वीकार कर सकेगी। अपवाद स्वरूप कौन सी है, ऐसी कंडीशन जिसमें सरकार को लगे कि मेरे को यह कोर्स कराना क्या है, आवश्यक है, फला व्यक्ति को यह कोर्स करवाना चाहती हूं ताकि सरकारी सेवा में अच्छा योगदान हो सके, ठीक है। जब सरकार खुद चाहती तभी ऐसी स्थिति बनती है। राजस्थान सरकार के निर्णय, अध्ययन अवकाश पर कर्मचारी को अवकाश वेतन के अतिरिक्त, कर्मचारी अगर अध्ययन अवकाश जाएगा तो अवकाश वेतन मतलब अर्ध वेतन अवकाश मिलेगा। अर्ध वेतन अवकाश के अतिरिक्त सरकारी या गैर सरकारी स्रोत से छात्रवृत्ति स्टाइपेंड प्राप्त करने और उसे रखने क्या दी जा सकेगी, स्वीकृति दी जा सकेगी। जब कर्मचारी छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड प्राप्त करता हो तो उसके पाठ्यक्रम शुल्क आदि का व्यय सरकार वहन नहीं करेगी। अगर किसी कर्मचारी को छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उसके पाठ्यक्रम का शुल्क सरकार किसी भी स्थिति में वहन नहीं करेगी। छात्रवृत्ति स्टाइपेंड किसी भी स्रोत से मिले, किसी स्रोत का मतलब सरकारी स्रोत या गैर सरकारी स्रोत से प्राप्त करने वाले कर्मचारी की अध्ययन भत्ता, अगर छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड प्राप्त करने वाले कर्मचारी को अध्ययन भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यदि छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड देय अध्ययन भत्ते की राशि से क्या हो, कम हो, अगर छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो क्या है, अध्ययन भत्ते की दर से क्या हो, कम हो, तो नेट स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड की राशि, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है ना, उस अंतर की राशि अलग से स्वीकृत कर दी जाएगी। अगर स्टाइपेंड में या अध्ययन भत्ते में राशि में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है तो, ठीक है। पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण पत्र, किसी पाठ्यक्रम को अगर कोई व्यक्ति क्या है पूर्ण करेगा, पूर्ण करने के बाद उसको जो उत्तीर्ण करने के बाद जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा संस्थान द्वारा, वह किसको भेजेगा, वह सरकार को भेजेगा। सरकार उसके सेवा अभिलेख में, किसमें, सेवा अभिलेख में दर्ज करेगी कि फला फला व्यक्ति को इस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, उसमें यह उत्तीर्ण हुआ है, तो आपकी योग्यता में इंद्राज हो जाएगा कि आपकी योग्यता वृद्धि हो जाएगी उससे, ठीक है। नियम 121 में है पदोन्नति एवं पेंशन के लिए अध्ययन अवकाश की अवधि की गणना। पदोन्नति अथवा पेंशन के लिए अध्ययन अवकाश की सेवा अवधि के रूप में माना जाएगा। पदोन्नति अथवा पेंशन, अगर आपकी पदोन्नति हो रही है विभाग में, तो जो आप अध्ययन करने गए थे उस अवधि को सेवा की अवधि मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो अध्ययन अवकाश की अवधि को सेवा अवधि के रूप में माना जाएगा। इस दौरान कर्मचारी को अगर प्रमोशन के दायरे में आ रहा है तो क्या मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, और जो अवधि अध्ययन के लिए निर्धारित कर रखी है उसको पेंशन के दौरान भी कर्तव्य के रूप में माना जाएगा, ठीक है। इसका कर्मचारी के अवकाश खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्ययन अवकाश अलग से हाफ पे लीव पे स्वीकृत होगा, उसकी अलग से पृथक से प्रविष्टि कर देंगे कि इसको अतिरिक्त हाफ पे वे हाफ HPL दी गई थी, अर्धवेतन अवकाश दिया गया था। यह अर्धवेतन अवकाश अतिरिक्त अवकाश होता है, जो अवकाश होते हैं ना उनके अलावा अतिरिक्त अवकाश होता है, उनमें से कम नहीं होगा, तथा नियमों के अंतर्गत सामान्य रूप से स्वीकृत अर्धवेतन अवकाश की अधिकतम अवधि की गणना से भी सम्मिलित नहीं किया जाता। अधिकतम अवधि गणना आपने पढ़ी थी 360 HPL, अधिकतम कितनी मिलेंगी, 360 मिलेंगी, तो अधिकतम की जो गणना है उसकी गणना में भी नहीं माना जाता इसको, तो ये अतिरिक्त अर्धवेतन अवकाश है, इसको शामिल नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। राजकीय सेवा के लिए बंध पत्र, मान लो कोई कर्मचारी ट्रेनिंग पे गया, ट्रेनिंग में उसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया, वो देखा कि वापस सरकारी सेवा देख करके क्या करूंगा, इस ज्ञान से मैं वैसे ही प्राइवेट ही काम करके कमा लूंगा इससे ज़्यादा, तो ठीक है। या उसका मूड चेंज हो गया, अब ड्यूटी करना नहीं चाहता, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है,
तो सरकार जब उसको अध्ययन भत्ते पर अवकाश पर स्वीकृत करके उसको जब भेजती है तो ऐसी स्थिति में सरकार उसे बंद पत्र कराती है, एक बॉन्ड पे लिखवाती है कि जैसे ही तू ट्रेनिंग करके आएगा इतने समय तक तेरे को सरकारी सेवा कम से कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो राजकीय सेवा के लिए बंद पत्र अध्ययन अवकाश का उपयोग करने वाले कर्मचारी को प्रशिक्षण या अध्ययन पर जाने से पहले भरवाया जाता है। उस बंद पत्र में अवधि क्या रहेगी और निष्पादित कौन कराएंगे। ठीक है, अध्ययन अवकाश की अवधि अगर 3 महीने का अध्ययन अवकाश करके आ रहा है तो 1 वर्ष तक आने के बाद सेवा में लौटने के बाद 1 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 6 माह तक के अवकाश के लिए जा रहा है तो 2 वर्ष तक क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। 1 वर्ष के लिए जा रहा है तो उसको कम से कम 1 वर्ष की अगर प्रशिक्षण अवधि पे ट्रेनिंग पे अध्ययन अवकाश पे जा रहा है तो कम से कम उसको 3 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी सरकार में आकर। ठीक है, अगर 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक के लिए जा रहा है तो 5 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। बंद पत्र का प्रारूप है, बॉन्ड भरने का जो प्रारूप है RSR के परिशिष्ट किस में है, 18 में। किस में है, 18 में उल्लेखित किया गया है। राजस्थान सरकार के निर्णय, कोई अधिकारी या कर्मचारी अध्ययन अवकाश के बाद सेवा पर लौटे बिना ही त्याग पत्र दे दे, सेवा में बिना आए ही बिना ज्वाइन करे ही क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे। सेवा पर लौटने के बाद बंद पत्र की निर्धारित अवधि में किसी समय त्याग पत्र दे दे। एक तो सेवा में आया नहीं, बिना लौटे ही क्या दे दिया, सेवा में जैसे ट्रेनिंग करके आया सेवा में ज्वाइन नहीं करता उससे पहले क्या देता, त्याग पत्र दे देता है। एक उसने बंद पत्र जैसे 3 साल का करा था उसी 3 साल की अवधि के बीच में त्याग पत्र दे दे या उसको हटा दिया जाए तो उसके अध्ययन अवकाश की जो अवधि उसको अध्ययन के लिए दी गई थी, अध्ययन अवकाश की अवधि में उसे दिए गए अवकाश का वेतन, उसको जो हाफ पे लीव दी गई थी वो, अध्ययन का भत्ता, शुल्क, यात्रा व अन्य भत्ते जो उसको उस दौरान व्यय किए गए थे उसको दुगनी मात्रा से उससे वसूले जाएंगे। साथ में उस पर ब्याज भी लिया जाएगा। ठीक है, अगर वह सेवा में आने के बाद जैसे ट्रेनिंग करके आएगा, अध्ययन करके आएगा और फिर सेवा में उपस्थित नहीं होता है या सेवा में उपस्थित होने के बाद जो बंद पत्र की समय सीमा थी 3 साल, 2 साल, 1 साल, उसके अनुसार वह सेवा नहीं करता है, पहले ही सेवा से हटा दिया जाता है या त्याग पत्र दे देता है, तो उसको उससे क्या है, जो राशि उसको अध्ययन के समय सेवा लाभ मिले थे, अध्ययन आर्थिक लाभ मिले थे उनका दुगना, जो आर्थिक लाभ मिले थे उनका दुगना तथा ब्याज की वसूली की जाएगी। ठीक है, 7 दंड के स्वरूप वसूल किया जाएगा। इसके लिए नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित बंद पत्र के साथ ही इस बात का बंद पत्र में मतलब बंद पत्र जो बॉन्ड भराएंगे उसका उल्लेख इस बॉन्ड में कर दिया जाएगा। ठीक है, अध्ययन अवकाश नियम में शिथिलता प्रदान करते हुए अस्थायी कर्मचारी को भी अध्ययन अवकाश दिया गया था। उसके लिए क्या नियम किए गए थे, अगर वह भी अध्ययन के लिए गया, अध्ययन पे आने के बाद अगर आता नहीं है, ऐसी स्थिति आती है, त्याग पत्र देता है, तो उसके भी खिलाफ वही दंडात्मक कार्रवाई होगी जो सरकारी कर्मचारी के लिए होती है। उपयुक्त अनुसार मतलब वही जो भी उसको आर्थिक लाभ मिले थे, जो भी उसको क्या मिले थे, आर्थिक लाभ मिले थे, उसका दुगना प्लस ब्याज इसकी वसूली की जाएगी उससे। ठीक है, 96 में शिथिलता प्रदान करते हुए यदि एक अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश के साथ क्या स्वीकृत कर दिया जाता है, असाधारण अवकाश भी स्वीकृत कर दिया जाए यदि वह कर्मचारी सेवा पर लौटे भी नहीं त्याग पत्र दे दे। अध्ययन अवकाश साथ क्या दे दे, उसको असाधारण अवकाश भी स्वीकृत कर दिया था और वह कर्मचारी सेवा पर लौटे भी नहीं त्याग पत्र दे दे। सेवा पर लौटने के बाद बंद पत्र के दौरान जो बंद पत्र 3 साल की अवधि के लिए बंद पत्र करा उसके बीच में ही मान लो एक सेवा में लौटा 1 साल बाद में क्या दे रहा है, त्याग पत्र दे रहा है और बंद पत्र कितने साल का है, 3 साल का है, या उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाए तो दंड के स्वरूप में प्राप्त की जाने वाली राशि बंद पत्र में अंकित की जाएगी, पहले ही लिख दी जाएगी। उसको दी गई अवकाश वेतन की राशि के दुगने तथा उसके स्थान पर कार्य करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, मतलब क्या होगा, अगर अस्थायी कर्मचारी जा रहा है तो उसे भी वही दुगनी राशि वसूलेंगे, साथ में उससे वैकल्पिक व्यवस्था मतलब वो जाएगा, वो जब गया था तो उसकी जगह किसी को लगाया था तो उसको जो भुगतान किया गया था वह भी उससे वसूला जाएगा। कार्य करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नियुक्त व्यक्ति पर होने वाले संभावित व्यय के योग के बराबर होगी। ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था मतलब उसकी जगह किसी, जैसे मान लो कोई अस्थायी व्यक्ति गया तो उसी जगह किसी को लगाया
तो उसको जो वेतन वैकल्पिक व्यवस्था करके उसको जो दिया गया वेतन उसकी बारे में बात है, ठीक है ना। तो ये बंद पत्र में पहले ही अंकित कर दी जाएगी, पूरी डिटेल बंद पत्र में पहले ही अंकित कर दी जाएगी। अस्थायी कर्मचारी के लिए है, त्याग पत्र समय से पहले दे देता है तब के लिए। उपयुक्त परिस्थितियों में एक अस्थायी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बंद पत्र के साथ 2 ऐसे, अगर अस्थायी कर्मचारी से बंद पत्र ले रहे हैं कि मैं आकर सेवा में इतने दिन तक काम करूंगा, ऐसे स्थिति में उसकी जमानत देने के लिए 2 सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। जो ऐसे कर्मचारी होने चाहिए जिनको EOL, जिनको असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, ऐसे पद के कर्मचारी होने चाहिए जो उसी कह दे सकते हैं, जमानतें दे सकते हैं किसकी, अस्थायी कर्मचारी की, ठीक है। नियम 21 के अंतर्गत भारत में या विदेश में अध्ययन हेतु अवकाश या असाधारण अवकाश स्वीकृत होने अथवा विदेश में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने पर कर्मचारी को निर्धारित अवधि तक राजस्थान सरकार को सेवा करने का बंद पत्र निष्पादित करना होता है। तो ये तो फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति भारत में या बाहर जाएगा अध्ययन हेतु, तो अध्ययन अवकाश या असाधारण अवकाश स्वीकृत होने या विदेश में प्रशिक्षण करने हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने पर उस कर्मचारी को निर्धारित अवधि का मतलब सेवा में लौट कर इतनी अवधि तक मैं सेवा करूंगा सरकार की, वह बंद पत्र भरना होगा। बंद पत्र का प्रारूप है, बॉन्ड का जो प्रारूप है वो किसमें है, RSR के वॉल्यूम 2 के परिशिष्ट 18 में और 18A में दिया गया है। किसी महाविद्यालय से शिक्षण स्टाफ का राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में स्थानांतरण होने पर उनके द्वारा राजस्थान सरकार की सेवा करने के बंद पत्र के उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय में की जाने वाली सेवाओं को सरकार के अधीन सेवा के समान ही माना जाएगा। ये तो क्या है, किसी महाविद्यालय में पहले क्या था, कोई स्टाफ था, उसको अब ट्रांसफर किस में कर दिया, विश्वविद्यालय में कर दिया। ये सब ऑटोनोमस बॉडी हैं, ऐसी स्थिति में वह सेवा ही करेगा वहां जाकर। पहले महाविद्यालय में था, छोटे स्तर में था, अब वह PhD करके आ गया। क्या करके आ गया, मान लो PhD करके आ गया। ऐसी स्थिति में उसका प्रमोशन हो गया या उसको कहाँ भेज दिया गया, अब विश्वविद्यालय में भेज दिया गया। तो ऐसी स्थिति में वह महाविद्यालय में सेवा न करके कहाँ करेगा, विश्वविद्यालय में करेगा। तो सेवा कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे, ठीक है। अगला है प्रोबेशनर व्यक्ति है, उसका अवकाश किस नियम में आएगा, 122 में आएगा, परीक्षा दिन है उसके लिए, ठीक है। तो देखो परीक्षाधीन कर्मचारी है, वैसे तो वह किसी प्रकार के अवकाश को अर्जित नहीं करेगा, उसको आकस्मिक अवकाश मिलता है जो अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। जब भी उसको अवकाश चाहिएगा तो फिर ऐसी स्थिति में अगर लंबा अवकाश चाहिए तो उसको असाधारण अवकाश पे ही जाना पड़ेगा। असाधारण अवकाश भी उसको अधिकतम 1 माह का मिल सकता है नियुक्ति अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा, नियुक्ति अधिकारी द्वारा। अगर 1 माह से अधिक का असाधारण अवकाश अगर वह स्वीकृत कराता है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रोबेशन पीरियड जो 24 माह का था, तो उसे मान लो उसने 1 माह से अधिक का असाधारण अवकाश जितने भी लेगा वह क्या, उसका प्रोबेशन पीरियड उसका उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक माह तक के असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने के लिए कौन अधिकृत है, वहाँ का नियुक्ति अधिकारी है। नियुक्ति अधिकारी हेड ऑफ ऑफिस को नहीं बोलते हैं, जो आपको अपॉइंटमेंट देता है उसको बोलते हैं नियुक्ति अधिकारी। जो आपका नियुक्ति अधिकारी होता है वही आपका त्यागपत्र स्वीकृत करने का अधिकारी होता है, उसी को आप त्यागपत्र दे दोगे, वही आपका त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये है प्रोबेशन के दौरान जो प्रसूति अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, ऐसे अवकाश मिलते हैं, ठीक है। तो देखो परीक्षाधीन कर्मचारी को उसके संबंधित सेवा नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि उसे स्थायी रूप से नियुक्ति हेतु पदस्थापित किया गया है, ठीक है। कब मिलेंगे, जब उसको स्थायी पद पर स्थायी नियुक्ति हेतु नियुक्त किया गया है। ऐसे नहीं अस्थायी रूप से नियुक्त करा हो, 2 साल बाद में उसका स्थायीकरण भी होना हो, ठीक है। स्थायी पद पर एग्जाम देकर जब आप जूनियर अकाउंटेंट जाओगे वैसे गया हो, उसी व्यक्ति को ये लाभ मिलेंगे, ठीक है। यदि किसी कारण से प्रोबेशनर की सेवा समाप्त किया जाना प्रस्तावित हो, प्रोबेशनर की अगर सेवा समाप्त किया जाना प्रस्तावित हो तो परीक्षा काल समाप्त होने की बाद की जो तिथि है का कोई अवकाश उसको स्वीकृत नहीं होगा। अगर सेवा समाप्त कर दी तो उसके बाद में उसको किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियम संख्या 22 के
परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के अवकाश वो पढ़ाता, वो तो परीक्षा वाले लोग थे। ये परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो क्या है, जिनको नियम फिक्स मानदेय मिलता है, फिक्स वेतन मिलता है, फिक्स पारिश्रमिक मिलता है, वो कर्मचारी हैं जो 2004 बाद में नियुक्त हुए थे, 1/1/2004 बाद में नियुक्त हुए थे। उनको सरकार ने क्या माना है, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी माना है, प्रोबेशनर ट्रेनी माना है। अभी अपन ने पढ़ा था वो सब किसके लिए था, प्रोबेशनर के लिए था, परीक्षाधीन के लिए था, ठीक है। तो परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को अवकाश में संशोधन किया गया है, तो उसमें उसको क्या क्या अवकाश मिलेंगे, ठीक है। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परीक्षा की अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं करेगा, वह किसी प्रकार के अवकाश का क्या नहीं करेगा, अर्जन नहीं करेगा। प्रोबेशनर ट्रेनी को नियम संख्या 103 और 104 के अनुसार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। पुरुष प्रोबेशनर को पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। 103 में तो मातृत्व पितृत्व अवकाश है ही, 104 में संयोजन है, अन्य अवकाशों के साथ संयोजन। मातृत्व अवकाश का अन्य अवकाशों के साथ क्या है, संयोजन। जो 103 में जो अवकाश आ रहे हैं उनका अन्य अवकाशों के साथ क्या है, संयोजन 104 में। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार निम्नानुसार हैं। उसको असाधारण अवकाश कौन कौन स्वीकृत कर सकता है, प्रोबेशनर ट्रेनी को। तो देखो असाधारण अवकाश की अवधि, ठीक है, अगर 1 माह तक की अवधि है तो उसे कौन स्वीकृत करेगा, नियुक्ति अधिकारी करेगा। लेकिन 1 माह से अधिक है तो प्रशासनिक अधिकारी उसको स्वीकृत करेगा, ठीक है। 1 माह तक की अवधि के लिए तो कौन स्वीकृत करेगा, आपका नियुक्ति अधिकारी कर सकता है। और 1 माह से अधिक है, 1 माह से क्या है, अधिक है, तो प्रशासनिक विभाग क्या करेगा, उसको स्वीकृत करेगा। इन अवकाशों की स्वीकृति में निम्नांकित दिशा निर्देश ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे सभी अवकाश प्रकरणों में असाधारण अवकाश की पूर्व स्वीकृति लिया जाना क्या है, आवश्यक है। ऐसे नहीं असाधारण अवकाश, आपको पता है कि बोले असाधारण अवकाश स्वीकृत करा लूंगा, ठीक है, अभी छुट्टी पे चल जाता हूँ बिना किसी की अनुमति के। तो बिना अनुमति के अगर छुट्टी पे चले गए तो आपका असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। पूर्व स्वीकृति से ही क्या लिया जाए, असाधारण अवकाश लिया जाए, ठीक है। असाधारण अवकाश अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई भी असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या लेता है, असाधारण अवकाश लेता है, तो वह स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे अपन, सरकार ने इसमें शिथिलता दे दी है। सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई प्रोबेशनर ट्रेनी जो उच्च अध्ययन करना चाहता है या अन्य कोई नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो उसको असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। लिखा वित्तीय ज्ञापन संख्या द्वारा सशर्त अनुमति दी गई है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित कारणों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकार का कितनी पावर है, 1 माह तक की पावर है। 1 माह तक का असाधारण अवकाश क्या कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी आपराधिक स्थिति या अपरिहार्य कंडीशन है, ठीक है, ऐसी स्थिति में 1 माह से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। कौन सी कंडीशन है, बीमारी की कंडीशन। बीमारी ये नहीं आपके ही हो, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, बच्चों, इनकी बीमारी होती तो भी, या अन्य आपराधिक परेशानी, ऐसी कोई घटना हो जाए उसकी स्थिति में 1 माह से अधिक का ये असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। समय, ये सब प्रोबेशनर ट्रेनी के लिए बात हो रही है। समय खुद पत्नी के लिए पति हो जाएगा और पति के लिए पत्नी हो जाएगी, ठीक है। माता पिता बच्चे आदि क्या है, गंभीर बीमारी कारण गंभीर बीमारी से क्या है, पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में असाधारण अवकाश का आवेदन करने पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र जब प्रस्तुत करेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, असाधारण अवकाश दे सकते हैं। अगर घर के लोग, परिवार के लोग बीमार हैं और डॉक्टर का क्या है, प्राधिकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है प्रोबेशन अवधि में, ठीक है। तो पूर्व स्वीकृति के बिना असाधारण अवकाश में चला जाना। अगर मान लो कोई प्रोबेशनर ट्रेनी है, शुरुआत का पहला पॉइंट ये था कि स्वीकृति लेके ही जाए। अगर स्वीकृति के बिना ही चला गया तो उसको मानेंगे वह स्वेच्छा से क्या था, अनुपस्थित था। स्वेच्छा से क्या था, अनुपस्थित था, विलफुल एब्सेंस माना जाएगा। एवं वे अनुशासनात्मक कार्यवाही क्या होंगे, हकदार होंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई असाधारण अवकाश की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहता है, असाधारण अवकाश की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहता है या उच्च अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षाओं क्या करता है,
तैयारी के लिए क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अनुपस्थिति अवधि को सेवा काल क्या माना जाता है, शून्य माना जाएगा। उसने पहले जो सेवा की थी वो सारी क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। ठीक है, वापस से गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, वापस जैसे ड्यूटी पर आएगा उसी गणना करनी पड़ेगी। तो असाधारण अवकाश पूर्व स्वीकृति के बिना ही चला जाता है अध्ययन करने के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। तो वापस लौटेगा तो उसकी जो पहले सेवा करी थी सारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, उसकी सेवा को गिना नहीं जाएगा, गिनती में नहीं आएगी आगे। पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश पर रहने वालों के लिए अब ये लागू है, क्योंकि उच्च अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अवकाश की अनुमति का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, अब पूर्व स्वीकृति के बिना जाने वालों पर अब भी ये लागू है। अगर पूर्व स्वीकृति के बिना जा रहा है उस पर अब भी यह लागू है, क्योंकि उच्च अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए अवकाश की अनुमति का प्रावधान सरकार ने अब कर दिया है। ऐसे सभी प्रकरणों जिनमें असाधारण अवकाश की अवधि 1 माह से अधिक है, तो परीक्षाधीन प्रशिक्षण की जो अवधि है, कितनी अवधि है आपकी, 24 माह तक, 2 साल तक क्या रहेगा, व्यक्ति प्रोबेशन में रहेगा। तो 1 माह से अधिक अवधि के लिए किस में चल जाता है व्यक्ति, असाधारण अवकाश में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जितने दिन 1 माह से ज्यादा जाएगा वह पूर्ण अवधि क्या होगी, उसकी एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे 1 माह के बाद में वह 2 माह के लिए जाता है तो 1 माह है उसका क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, 25 माह तक उसको प्रोबेशन अब करना पड़ेगा। ठीक है, तात्पर्य यह है कि किसी कारण से परीक्षाधीन प्रशिक्षण यानी प्रोबेशनर ट्रेनिंग के दौरान 1 माह तक का असाधारण अवकाश लेने पर परीक्षाधीन प्रशिक्षण में कोई वृद्धि नहीं होगी कि 24 माह के बीच बाद में आपका प्रोबेशन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। परंतु असाधारण अवकाश 1 माह से अधिक होने पर असाधारण अवकाश की पूर्ण अवधि तक परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ज्ञापन दिनांक 22 फरवरी 2021 के द्वारा पूर्व आदेशों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया गया। ऐसे परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो सेवा में परीक्षाधीन प्रशिक्षण पर क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उससे पूर्व या तो कोई पाठ्यक्रम करे, जैसे मान लो कोई बीएड कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया एलडीसी के रूप में, जूनियर अकाउंटेंट के रूप में। जूनियर अकाउंटेंट तो फिर बीएड क्यों करेगा, एलडीसी के रूप, एलडीसी था और क्या कर रहा था, बीएड कर रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन एलडीसी के रूप में हो गया, तो वह पाठ्यक्रम जो लगातार कर रहा था या एमए एमएससी कर रहा था वो करने के लिए, ठीक है, या किसी निकटवर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आरएससी कर रहा है, आईएससी कर रहा है या अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अवकाश पर जाने से पूर्व असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का आवेदन वह कर सकता है। ठीक है, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए निकटवर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने हेतु, है ना, पाठ्यक्रम की अवधि तैयारी करने का असाधारण अवकाश अनुमत किया जा सकेगा। उनको यह तैयारी करने के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत अवकाश की अवधि तक परीक्षा काल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जितने समय का आपको अवकाश स्वीकृत किया जाएगा उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, परीक्षा काल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे कर्मचारी जो असाधारण अवकाश की पूर्व स्वीकृति के बिना ही अवकाश पर प्रस्थान कर जाते हैं उन्हें स्वेच्छा से अनुपस्थित माना जाता है और वह अनुशासनात्मक कार्यवाही क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अगला है शिक्षार्थी को अवकाश। शिक्षार्थी की चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, शिक्षार्थी जानते हो ना, जो सरकारी प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए जाते हैं उनका किसी स्थायी पद पर अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वो शिक्षार्थी कहलाते हैं। आपके नियम संख्या 7 के 2 में शिक्षार्थी लिखा हुआ, मैंने बताया था 2 ऐसे लिखा जाता है, वो क्या है, शिक्षार्थी है। ठीक है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश, ठीक है, या असाधारण अवकाश अस्थायी कर्मचारी पर जो शर्तें लागू होती हैं उसके आधार पर दिए जा सकते हैं। तो शिक्षार्थियों को कौन कौन से अवकाश दिए जा सकते हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इन पर वही शर्तें और नियम लागू होंगी जो किस पे लागू होते हैं, अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। अंशकालीन प्राध्यापकों, विधि अधिकारियों को अवकाश। अंशकालिक क्या है, जिनकी सरकार में पूर्ण काल तक, मतलब लंबे समय तक सरकार तक सेवा नहीं करेंगे, उनकी पूर्ण काल तक सेवा सरकार में नहीं रहेगी, कुछ समय तक उनको लगाया गया है। वेतन
के अवकाशों के बारे में बात है। ऐसे अधिकारी प्राध्यापकों मतलब अध्यापकों और विधि अधिकारियों के बारे में बात है। ठीक है, वेतन वे निश्चित दर पर पद धारण करने वाले शिक्षण संस्थानों में अंशकालीन प्राध्यापक, ठीक है, या विधि अधिकारी जो पूर्णकालीन राज्य सेवा में नहीं है को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। किस काल में? विश्राम काल में। विश्राम काल मैंने बताया था, एक तो कोर्ट में रहता है, विधि विभाग में रहेगा, किस में रहता है? शिक्षा विभाग में रहता है। ठीक है, तो ऐसे में उस संस्था या न्यायालय जिसमें प्राध्यापक या विधि अधिकारी कार्यरत हैं के विश्राम काल में उसे पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाएगा। उस कर्मचारी को पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जा सकता है। कब? जब उसको पूर्ण वेतन देने पर कोई अतिरिक्त व्यय का भार नहीं पड़ रहा हो सरकार पर, तो उसको पूर्ण वेतन विश्राम काल में दिया जा सकता है। यह अवकाश अवधि कर्तव्य की अवधि में सम्मिलित होगी। उसका यह अवकाश विश्राम काल का अवकाश वो किसे माना जाएगा? कर्तव्य में माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 6 साल तक 6 वर्ष की सेवा के पश्चात उसके पूर्ण सेवा काल में कभी भी उसे अधिकतम 3 माह तक का अर्ध वेतन अवकाश दिया जाएगा। किसको? अंशकालीन प्राध्यापक और विधि अधिकारियों को। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं उसको अंशकालीन प्राध्यापकों को या विधि अधिकारियों को 6 वर्ष तक की सेवा पूर्ण करने के बाद उन्हें अधिकतम कितने माह तक का अर्ध वेतन स्वीकृत किया जा सकता है? तो 3 माह तक का। सीधे क्वेश्चन बनते हैं ऐसी लाइनों से ही। ठीक है, मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर एक समय में अधिकतम 2 माह का अर्ध वेतन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। किसको? अंशकालीन प्राध्यापकों या विधि अधिकारियों को। परंतु चिकित्सा आधार पर पूर्व में लिए गए अवकाश तथा बाद में चाहे गए अवकाश के बीच में 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, जो 2 माह का अर्ध वेतन अवकाश मिलता है एक समय में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, ऐसे नहीं है कि अब पेश कर दिया और अब पेश कर दिया, उनमें 3 वर्ष का कम से कम क्या होना चाहिए? अंतराल होना चाहिए। नियम संख्या 96 जिसमें क्या आता है? असाधारण अवकाश आता है के अनुसार असाधारण अवकाश इनको स्वीकृत किया जा सकता है, मतलब विदाउट पे इनको स्वीकृत किया जा सकता है। सेकंड लास्ट है 125 विभिन्न प्रकार के अवकाशों का संयोजन। ठीक है, ये जो भी अवकाश दिए जा रहे हैं इनके साथ अन्य अवकाशों को संयोजित किया जा सकता है। कौन से अवकाश? जो 124 में है अंशकालीन प्राध्यापकों को दिए गए हैं, उनके साथ अन्य उसके पास कोई अवकाश हैं उनको जो उसको देय हैं, जो उसको क्या है? देय हैं, उनको उसके साथ क्या, उन अवकाशों के साथ क्या कर सकते हैं? संयोजित कर सकते हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, नियम संख्या 126 मानदेय या दैनिक पारिश्रमिक पर सेवा द्वारा अर्जित अवकाश। लास्ट है कौन सा है? मानदेय अथवा दैनिक पारिश्रमिक पर सेवा द्वारा अर्जित अवकाश। मानदेय अथवा दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मचारी को नियम संख्या 124 और 125 के अनुसार अवकाश इसी शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि वह अपने कर्तव्य संपादन का संतोष प्रबंध क्या कर दे? प्रबंध कर दे। मतलब उसको टेम्परेरी रूप से लगा रखा है ना, तो वह उसकी जगह कोई व्यक्ति ड्यूटी कर सके, ऐसे व्यक्ति क्या कर दे? व्यवस्था कर दे। ठीक है, इस कारण सरकार पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े, सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय न आए। ठीक है, नियम संख्या 24 में वर्णित प्रकृति के अवकाश पर उसका पूरा मानदेय व पारिश्रमिक उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिस व्यक्ति को उसने अपनी जगह पे लगाया है कुछ समय के लिए। संतोषजनक प्रबंध का मतलब यही है उसको खुद ड्यूटी पर नहीं आ सकता, ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति की व्यवस्था कौन करेगा? वह खुद करेगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में सरकार पर कोई भार नहीं पड़ना चाहिए उसकी छुट्टी पे जाने से। ठीक है, उसकी जगह कोई काम कर रहा है, वह व्यक्ति एक्स्ट्रा वेतन नहीं लेगा, उतना ही लेगा जितना उसको मिल रहा था। ठीक है, और वो अगर जाता है, अवकाश जाता है, तो उस समय का पूरा पारिश्रमिक किसको मिलेगा? जो नया व्यक्ति उसकी जगह काम कर रहा है, जिसको वह काम संभला के गया है, उसको मिलेगा। तो ये है आपके नियम संख्या 111 से लेके 126 तक। थोड़ा फास्ट बताया, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, आप पढ़ लेना, नॉर्मल था, कहीं ऐसी कोई क्लिष्टता है भी नहीं इसमें। आपने जो शब्द पहले पढ़े हैं वही शब्द बार बार में आ रहे हैं, मानदेय, शिक्षार्थी, वो सब आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया प्रश्नों की अप्रोच यही बनेगी। अधिकतम कितने माह तक का दिया जा रहा है? 2 माह तक का मेडिकल के आधार पर दिया जा सकता है। 2 माह का देंगे तो उनके बीच में 3 वर्ष का क्या होना चाहिए? अंतराल होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो मैंने रेड में कर रखे हैं वो क्या है? इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है, वहाँ क्वेश्चन पूछने की क्या है संभावना ज़्यादा है। आप लगातार अध्ययन करते रहना। इनकी याद करने की जो ट्रिक है संभवतः मैं कल मतलब आज आपको डाल दूंगा, जिससे क्या है आपको याद हो जाएंगी, याद करने की विधि क्या रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।